नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी में अखिलेश का दावा मजबूत, 200 से ज्यादा विधायकों ने समर्थन में दिया हलफनामा। मुलायम सिंह ने की अमर सिंह और शिवपाल यादव के साथ बैठक। आज से दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। विधानसभा चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के असर पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने 11 जनवरी को बुलाया राष्ट्रीय सम्मेलन। उम्मीदवार अपनी और परिवार की आय के स्रोत की दे जानकारी। चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट से अपील। हलफनामे में जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने की कही बात। विधानसभा चुनाव का 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर असर। आईसीएसई बोर्ड करेगा कार्यक्रम में बदलाव। पहले 6 और 27 फरवरी से होनी थी परीक्षाएं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में मुठभेड़, मारा गया अल बद्र का आतंकी मुजफ्फर अहमद। शोपिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के घर पर भी आतंकी हमला। बीजेपी की आज से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में शुरू हो रही है। यह बैठक 2 दिन तक चलेगी। इस बैठक में बीजेपी का पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव में पार्टी के एजेंडे पर रहेगा। बीजेपी के लिए वैसे तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति तय करेगी। बैठक से पहले अमित शाह की अध्यक्षता में पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्यकारिणी का उद्घाटन अमित शाह के भाषण के साथ होगा, जबकि अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे। अमित शाह अपने भाषण में सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए मोदी सरकार के नोटबंदी के कदम की सराहना करते हुए विपक्षी पार्टियों के इस मामले में रवैये की आलोचना कर सकते हैं। कार्यकारिणी में राजनीतिक और आर्थिक 2 प्रस्ताव पारित किए जाने की उम्मीद है। आर्थिक प्रस्ताव में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के फैसलों को लेकर प्रस्ताव पारित हो सकता है, जिसमें नोटबंदी का जिक्र होगा। कांग्रेस ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नोटबंदी को मुख्य मुद्दा बनाने के मकसद से 11 जनवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। मोदी सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिन का यह सम्मेलन दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होगा। इस सम्मेलन में पार्टी के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है। इसमें कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुखों के अलावा पार्टी सांसद और राज्यों से विधायक भी शामिल हैं। इस सम्मेलन को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। नोटबंदी पर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में राहुल गांधी सबसे आगे रहे हैं और वो कई विपक्षी दलों को भी साथ लाए हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश और मुलायम गुट में दूरियां कम होती नहीं दिख रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से नोटिस के बाद अखिलेश यादव खेमा विधायकों और सांसदों के समर्थन में हलफनामा जुटाने में लग गए हैं। लखनऊ में कल हुई बैठक में करीब 200 विधायकों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पक्ष में हलफनामा दिया। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पार्टी नेताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने में जुट गए हैं। उन्होंने लखनऊ में अपने आवास पर पार्टी विधायकों और नेताओं के साथ बैठक की। विधायकों, सांसदों और नेताओं से अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र लेने का काम शुरू हो गया। करीब 200 विधायक खुलकर अखिलेश के साथ आ गए हैं। निर्वाचन आयोग जो तय करेगा वो ठीक है। अभी हम लोग, हमारा चुनाव निशान भी अखिलेश यादव है, हमारा चेहरा भी अखिलेश यादव है। मीटिंग में दिशा निर्देश, राय मशवरा और जो भी चुनाव को लेकर है रणनीति वो तय कर दी जाएगी। और शिवपाल जी तो दिल्ली पहुंच गई। वो कहीं भी जा सकते हैं, वो हमारे नेता हैं। बीजेपी का दावा है कि उसे समाजवादी पार्टी में जारी विवाद का चुनाव में फायदा मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस ने किसी दल के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज किया है। कौन लोग किससे बात करेंगे और वो लोग किससे बात करेंगे, तो करनी तो चाहिए। तो ऐसी कोई बात हमारे यहाँ नहीं हुई है। इनके झगड़े से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात मिलने वाला है 11 मार्च को, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये चाहती है कि ये कुशासन, भ्रष्टाचार और गुंडाराज से मुक्ति मिले। इस बीच अखिलेश यादव ने देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और मिर्जापुर जिले के पूर्व पार्टी अध्यक्षों को बहाल कर दिया है और उन्हें पार्टी को मजबूत करने को कहा है। इन सभी जिला अध्यक्षों को शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हटा दिया था। नेताओं को ये भी नहीं पता कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है।
साथ ही पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी चुनाव में वैलिड रहेगा या नहीं, ये भी नहीं मालूम। और ये सब तब जब चुनाव की अधिसूचना जारी होने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पार्टी में जारी विवाद के बीच गुरुवार को फिर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अशोक रोड स्थित आवास पर एक बैठक की। इसमें शिवपाल यादव, अमर सिंह और जयप्रदा भी मौजूद थी। माना जा रहा है कि इसमें पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावेदारी को लेकर चर्चा की गई। हालांकि मुलायम सिंह चुनाव आयोग जाने से पहले लखनऊ रवाना हो गए। चुनाव चिन्ह को लेकर समाजवादी पार्टी के दोनों ही गुटों को 9 जनवरी तक चुनाव आयोग को हलफनामा देना है। इनमें दोनों गुट अपने समर्थक नेताओं की सूची और शपथ पत्र सौंपेंगे। हालांकि पार्टी में कुछ नेता दोनों गुटों में सुलह कराने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच सुलह की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से कल फिर मुलाकात की। उनका कहना है कि कुछ लोगों के चलते पार्टी में विवाद और नुकसान हुआ है। साथ ही आजम खान ने पार्टी विवाद सुलझने की उम्मीद भी जताई है। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान। आज मीटिंग हुई सीएम के घर पर। हमें पता चला है कि 200 से ज्यादा एमएलएज ने अपना सपोर्ट उन्हें दिया है। क्या हुआ उस मीटिंग में? मामला सिर्फ सपोर्ट होने नहीं होने का नहीं है। मामला सिर्फ इतना है और विवाद बस इतना है, परेशानी इतनी है कि ये मुलायम सिंह जी का और अखिलेश जी का जो विवाद है या थोड़ा सा दूरी है, वो राजनीतिक दूरी है, पारिवारिक दूरी है। इसे इस तरह दूर होना चाहिए कि लोगों को उसका एहसास हो। चीफ मिनिस्टर की देखिए 3 डिमांड है कि अमर सिंह को पार्टी से निकाला जाए, शिवपाल यादव का नॉन इंटरफेरेंस और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एकाधिकार। क्या मुलायम सिंह यादव इस बात को मानेंगे? कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बातें मानी जाएं। वैसे इनमें से बहुत सी बातों के लिए नेताजी तैयार हैं। अगर पार्टी बढ़ जाती है, नया सिंबल मिलता है, तो आप लोग इलेक्शन लड़ पाएंगे इतनी जल्दी? क्यों? इलेक्शन तो जो पार्टी का एक कैंडिडेट होता है वो भी लड़ता है। यहाँ तो मेजॉरिटी की सरकार। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए सीधा हम रुख करते हैं लखनऊ में मौजूद हमारे संवाददाता कृति मिश्रा का। कृति, अब क्या अपडेट मिल रहा है? अब किस तरह की सरगर्मियां? क्योंकि ये साफ हो गया है कि अखिलेश खेमा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हमने देखा 200 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं और जाहिर तौर पर जो हलफनामा पेश किया जाएगा चुनाव आयोग के पास, उसमें भी इस गुट के भारी होने के संकेत हमें मिल रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है? आपने आजम खान से भी बात की है, क्या हलचल है, क्या लग रहा है अब समाजवादी पार्टी में अपडेट को लेकर? देखिए प्रीति, लगातार बदलते हुए घटनाक्रम के बारे में मैं आपको बताऊं तो कल ये पूरी उम्मीद थी कि पिता और पुत्र के बीच में समझौता हो जाएगा। आजम खान और अखिलेश के बीच ये बात हो चुकी थी कि मुलायम सिंह यादव जब दिल्ली से वापस लखनऊ आएंगे और उनको चार्टर प्लेन से वापस बुलाया गया। उनका कल वापस आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इसी समझौते के लिए उनको वापस बुलाया गया। मैसेज यही जाना था, दोनों के बीच में यही डिसाइड किया गया था कि मैसेज जाएगा कि अब यूनिटी हो गई है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन बीच में ही आजम खान और अखिलेश को ये पता चला कि अमर सिंह भी साथ में आ रहे हैं। उसी के साथ दोनों के ये प्रोग्राम रद्द हो गया। उसके देर रात भी कई गुटों ने, कई लोगों ने, कई वरिष्ठ नेताओं ने कोशिश की कि किसी तरह का समझौता हो सके, लेकिन अभी तक कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है। जहां तक अखिलेश खेमे की बात है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि 90% जो पार्टी है वो उनके साथ है। वहीं दूसरी तरफ अगर मुलायम सिंह यादव के खेमे की बात कहूं तो उनका कहना है कि रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से उनका पलड़ा भारी है। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी भी कोशिशें आजम खान की तरफ से चल रही हैं पार्टी में सुलह को लेकर। 9 जनवरी तक चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा है और जाहिर तौर पर तब तक तस्वीर दोनों खेमों को लेकर साफ हो जाएगी, ऐसी संभावना जरूर दिखाई दे रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 100 उम्मीदवारों की सूची कल जारी कर दी। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। बीएसपी ने पहली सूची में जारी 100 में से 36 सीटों पर मुस्लिम जबकि 17 पर अनुसूचित जाति के प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को ही कहा था कि बीएसपी के सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं। मायावती ने बीएसपी पर जातिवादी पार्टी के आरोप को भी खारिज किया था। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और 11 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग होगी।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले अहम बजट पेश करने के मसले पर कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से दखल की मांग की है। विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में लोक लुभावन घोषणाओं से बीजेपी फायदा उठाना चाहती है, जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। शिवसेना ने भी बजट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने कहा है कि बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। पीटीआई के मुताबिक बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 13 अप्रैल के बीच हो सकता है। चुनाव से पहले बजट पेश करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध तेज हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इन दलों ने कहा कि आयोग 8 मार्च के बाद बजट पेश करने का आदेश दे। 8 मार्च को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में मतदान पूरा हो जाएगा। अगर सत्ताधारी पार्टी चाहे वो राज्य सरकार की हो या नेशनल लेवल की हो, अगर वो बजट में कई कंसेशन देंगे तो उससे रूलिंग पार्टी को लाभ होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इलेक्शन के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है। For the budget may have some popular schemes which will have an impact among the voters. So in order to ensure a fair and free election, we requested the intervention of the Election Commission. विपक्षी दलों के साथ एनडीए के घटक दल शिवसेना ने भी बजट की तारीख बदलने की मांग की है। जो घोषणाएं होती है बजट में, वो हमेशा पॉलिटिकल घोषणा होती है। उसको तो सब लोग विरोध करेंगे और फिर एक बार सदन नहीं चलेगा, हंगामा होगा। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार का कहना है कि बजट पेश करने की तारीख का फैसला चुनावों के ऐलान से पहले ही हो गया था, इसलिए बजट तय समय पर ही पेश होगा। चुनाव आयोग की तिथियों के घोषित होने से पहले जो सीसीपीए है राजनाथ जी की अध्यक्षता में, उसने निर्णय बजट सेशन की तिथियों के बारे में कर दिया था। इसलिए जो है हमें लगता है कि जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं। 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से भी दखल की मांग की है। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर गौर करने का भरोसा दिलाया है। 2012 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भी यही स्थिति बनी थी। तत्कालीन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट को चुनावों तक टालते हुए इसे 12 मार्च को पेश किया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को पूर्व सैनिकों का साथ मिला है। 1 साल से जंतर मंतर पर धरना देने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह ने चुनाव में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की मांगों को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही है। कांग्रेस को ओआरओपी के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे रिटायर मेजर जनरल सतबीर सिंह का साथ मिला है। पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने चुनाव में पूर्व सैनिकों के समर्थन का भरोसा जताया। रेवाड़ी में वायदा किया, एश्योरेंस दी कि अगर हमारी सरकार 2004 में आ जाती तो आज 1 रैंक 1 पेंशन का सवाल ही ना उठता। ये बोला था आज के प्रधान सेवक जी ने। इस मौके पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पूर्व सैनिकों के लिए किए कामों की जानकारी दी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पूर्व सैनिकों की 21 मांगों को पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। There are 21 issues which we are putting in our manifesto for ex-servicemen. I'll just read them through. War jagirs are there, improvement of sane rest houses, non-payment of cash incentives, honoring guarantee award winners and ex-servicemen. अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में भी जवाब दिया। वो नवजोत जी आ रहे हैं, उनकी आज वाइफ का भी बयान आया अखबारों में कि ही इज जॉइनिंग अस इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड ही विल बी फाइटिंग अमृतसर ईस्ट। बुधवार को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था। इसके बाद सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के आय के स्रोत का खुलासा जरूरी करने के पक्ष में है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनाव लड़ने जा रहे उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने जीवन साथी और आश्रितों के आय के स्रोत की जानकारी देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने की भी बात की गुजारिश की है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगर किसी उम्मीदवार का सरकार के साथ कोई मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है या उसके परिवार के किसी सदस्य का किस तरह का कोई वित्तीय समझौता है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाए। मौजूदा कानून के तहत उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय फॉर्म 26 से अपनी, जीवन साथी की और
3 आश्रितों की संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी देनी होती है, लेकिन उसे आय का जरिया बताने की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट दागी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले की तेजी से सुनवाई करेगा। इसके लिए जल्दी संविधान पीठ का गठन होगा और अगले चुनाव से पहले फैसला आने की संभावना है। पीठ इन सवालों पर सुनवाई करेगी कि गंभीर अपराधों में जिन पर आरोप तय हो गए हैं उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए या नहीं। वहीं ट्रायल के किस स्तर पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म की जा सकती है। याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। मौजूदा कानून के मुताबिक अगर किसी को गंभीर अपराध में सजा होती है तो चुनाव नहीं लड़ सकता और जनप्रतिनिधियों की सदस्यता खत्म हो जाती है। पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगते ही पुलिस ने कानून व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने फाजिल्का जेल में बंद शराब कारोबारी से मिलने पहुंचे 24 लोगों को पकड़ लिया है। साथ ही जेल अधीक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के फाजिल्का की जेल में जेल प्रशासन की मिलीभगत के चलते 24 आदमी बुधवार रात भीम टैंक कांड के आरोपी शिवलाल डोडा और अमित डोडा से मिलने गए थे। पुलिस को मिली शिकायत के बाद छापा मारकर जेल अधीक्षक ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें कई शिरोमणि अकाली दल से जुड़े हुए हैं। जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਬੰਦੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡਲੀ ਅੰਦਰ बैठे ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ पूरी ਜਦੋਂ होगी ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ब्रीफ करांगे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही 7 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। इन्हीं में सवार होकर ये लोग जेल आए थे। मामला दर्ज कर रहे हैं। सानू लैटर मिल गया डीसी साहब का, उत्ते बनदी जी कार्रवाई असीं कर रहे हैं। एफआईआर लॉन्च करके जो साडा ऑफेंस बनदा उस सारे अरेस्ट करके जो कार्रवाई करांगे। पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। अमृतसर जेल में भी इसी तरह की छापेमारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अगुवाई वाली पीठ का मानना है कि इस योजना के तहत निजी एजेंसियों के जरिए जानकारियों को इकट्ठा करना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि निजी एजेंसियों से बायोमेट्रिक डाटा जमा करना अच्छा विचार नहीं है। याचिकाकर्ता ने संवैधानिक पीठ के सामने लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि आधार कार्ड के जरिए सरकार लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही है, जो निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे पहले अक्टूबर 2015 में संवैधानिक पीठ ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, PF, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दे दी थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में कुछ समय तक सुस्ती आएगी। हालांकि उन्होंने माना कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने राज्यपालों और उपराज्यपालों को नए साल के मौके पर संबोधित करते हुए ये बात कही। नोटबंदी पर राष्ट्रपति का ये पहला बयान है। उन्होंने गरीबों की दिक्कतें दूर करने की नसीहत भी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर असर पड़ा है। ICSE बोर्ड ने परीक्षा की तारीखों में बदलाव का फैसला किया है। बोर्ड 15 जनवरी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नया एग्जाम शेड्यूल जारी कर सकता है। बोर्ड ने पहले 1 दिसंबर को एग्जाम का शेड्यूल जारी किया था। इसके मुताबिक ICSE की परीक्षाएं 27 फरवरी से और ISC की परीक्षा 6 फरवरी से होनी थी। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं मिलने पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार आमने सामने है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि केंद्र राज्य के विकास में रोड़े अटका रहा है। बीजेपी ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश में है। उत्तराखंड के भागीरथी मास्टर प्लान को केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने का विरोध तेज हो गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और राज्य के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। हमारे मास्टर प्लान को रस्सी का टुकड़ा बना करके उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके रिजेक्शन का अर्थ है कि भागीरथी नदी घाट क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र के सामने 9 सूत्रीय मांग भी रखी है। हमारी जो ग्रीन बोनस की बात है, नमामि गंगे में जो हमने प्रस्ताव भेजे हैं
उसके अलावा हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज ख़त्म कर दिया गया। इस तरह के 9 मांगों को लेकर के केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठा रही है। पार्टी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान ही भागीरथी के आसपास के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। राज्य सरकार ने पिछले दिनों ये मास्टर प्लान सौंपा था। इसमें 10 छोटी पन बिजली परियोजनाएं लगाने की बात थी। केंद्र का कहना है कि मास्टर प्लान अधिसूचना के मुताबिक तैयार नहीं हुआ है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के नाम पर उत्तराखंड सरकार ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। एक तरफ तो इस पर्वतीय राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का केंद्र सरकार पर आरोप है, तो दूसरी तरफ इस चुनावी वर्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एकजुटता का मुजाहरा भी। कैमरामैन सुदीप्तो दास के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। 2014-15 के बीच देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में 42% का इजाफा हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों में ये बात सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में 5,650 किसानों ने आत्महत्या की। इस दौरान महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,030 किसानों ने जान दी, जबकि तेलंगाना में 1,358 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। वहीं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्यों में 2015 के दौरान किसानों की आत्महत्या का कोई मामला सामने नहीं आया। इन 2 सालों के दौरान कम बारिश और सूखे को किसानों की आत्महत्या की बड़ी वजह माना जा रहा है। भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ किशनगंगा और रातलिब परियोजनाओं के मसले को द्विपक्षीय तंत्र और या फिर निष्पक्ष विशेषज्ञ की नियुक्ति से हल किया जा सकता है। गुरुवार को विश्व बैंक के प्रतिनिधि के साथ बातचीत के दौरान भारतीय अधिकारियों ने यह बात कही। अधिकारियों ने यह भी कहा कि विश्व बैंक को दोनों देशों के बीच मतभेद दूर करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दरअसल पाकिस्तान को तकनीकी तौर पर इन परियोजनाओं को लेकर आपत्ति है, जिन्हें भारत खारिज करता रहा है। भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को लेकर पूरी तरह सचेत है। मसले को हल करने के लिए विश्व बैंक ने पाकिस्तान की मांग पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्थापित करने का फैसला किया था। साथ ही वो भारत की मांग पर निष्पक्ष विशेषज्ञ की नियुक्ति पर भी सहमति जताई थी। लेकिन आर्बिट्रेशन पर भारत की नाराजगी के चलते दोनों प्रक्रियाओं को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर के जिले बडगाम में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें सेना के जवानों ने अलबद्र का आतंकी मुजफ्फर अहमद को मार गिराया है। ये मुठभेड़ बडगाम के माछू इलाके में हुई। पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर को आतंकी गतिविधियां लगातार यहां बनी हुई हैं। गुरुवार को शोपिया जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शौकत गनई के घर पर भी आतंकवादियों ने हमला किया। इस दौरान हमलावरों ने घर में घुसने की कोशिश भी की थी, लेकिन जवाबी गोलीबारी के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने सख्ती बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने गुरुवार को 218 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। हालांकि इनमें से एक मछुआरे की रिहाई से पहले ही कराची जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गुजरात मछुआरा संघ के मुताबिक 37 साल का जीवा भगवान आज रिहा होने वाले 219 मछुआरों की सूची में शामिल था। जीवा गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के खान गांव का रहने वाला था। मछुआरा संघ ने भी जीवा की मौत की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने सद्भावना के तौर पर इन मछुआरों को रिहा करने का आदेश दिया था। बीते 10 दिनों में पाकिस्तान की ओर से 439 मछुआरों को रिहा किया गया है। इससे पहले 25 दिसंबर को 220 मछुआरे रिहा किए गए थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भ्रष्टाचार के मामले में गुरुवार को एक बार फिर पूछताछ की गई। खबरों के मुताबिक यरूशलेम में नेतन्याहू की आवाज पर यह पूछताछ की गई। नेतन्याहू पर बड़े कारोबारियों से लाखों डॉलर बतौर उपहार लेने का आरोप है, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री आरोपों को खारिज करते रहे हैं। इसी हफ्ते के भीतर नेतन्याहू से इस मामले में दूसरी बार पूछताछ की गई है। इससे पहले सोमवार को भी उनसे घंटों पूछताछ की गई थी। तुर्की के इजमीर शहर के कोर्ट के पास हुए बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक पुलिसकर्मी और एक आम आदमी शामिल है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने 2 हमलावरों को ढेर कर दिया है, जबकि तीसरे हमलावर की तलाश जारी है। कुछ संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें चीन के शिंगजियांग प्रांत से आए उइगर समुदाय के लोग हैं। तुर्की की समाचार एजेंसी के मुताबिक इन लोगों का पिछले हफ्ते हुए इस्तांबुल के नाइट क्लब में हुए हमले से संबंध है।
इराक की राजधानी बगदाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 27 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक धमाका रात के समय कारोबारी इलाके बाब अल मुआदम में हुआ, जहां हमलावर ने एक बस स्टेशन पर खुद को उड़ा लिया। वहीं दिन में एक बाजार में हुए हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। हमले के पीछे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। नई कहानी आंदोलन से जुड़े और 20वीं सदी के सशक्त लेखक कमलेश्वर की आज जयंती है। उन्हें कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा जैसी विधाओं में महारत हासिल थी। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। सामाजिक सरोकारों, आम आदमी की उलझनों और राजनीतिक माहौल को अपनी रचना में उतारने वाले कमलेश्वर की करीब 300 कहानियां और 12 उपन्यास प्रकाशित हुए। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वो सारिका, जागरण और दैनिक भास्कर जैसी पत्रकारों के संपादक भी रहे। पद्म भूषण से सम्मानित कमलेश्वर ने फिल्म और टेलीविजन के लिए लेखन में भी अपना लोहा मनवाया। उन्होंने 99 फिल्मों और कई धारावाहिकों की पटकथाएं लिखी। इनमें आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, छोटी सी बात जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। 27 जनवरी 2007 को कमलेश्वर का निधन हो गया। और इस वक्त एक फिल्मी जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मशहूर अभिनेता ओम पुरी का निधन हो गया है। आज सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। ओम पुरी 66 साल के थे। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1950 में अंबाला में हुआ था। ओम पुरी ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत मराठी नाटक पर आधारित फिल्म घासीराम कोतवाल से की थी। कला जगत में योगदान के लिए ओम पुरी को पद्म श्री पुरस्कार भी मिला था। जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान कला जगत के लिए। एक गंभीर अभिनेता के साथ साथ हाल फिलहाल हास्य किरदारों में भी ओम पुरी ने एक अलग छाप छोड़ी। कला जगत में बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ओम पुरी का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। और अब बात क्रिकेट जगत की करते हैं। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली को वनडे और T20 टीम की कमान सौंपना लगभग तय हो गया है। भारतीय चयनकर्ताओं की आज मुंबई में होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी से शुरू होने वाले 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए टीम का आज चयन होना है। इस बैठक में सीमित ओवरों के दोनों फॉर्मेट की कप्तानी भी विराट कोहली को सौंपी जा सकती है। महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को वनडे और T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था। हालांकि धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलते रहेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। समाजवादी पार्टी में अखिलेश का दावा मजबूत। 200 से ज्यादा विधायकों ने समर्थन में दिया हलफनामा। मुलायम सिंह ने की अमर सिंह और शिवपाल यादव के साथ बैठक। आज से दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। विधानसभा चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के असर पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने 11 जनवरी को बुलाया राष्ट्रीय सम्मेलन। उम्मीदवार अपनी और परिवार की आय के स्रोत की दे जानकारी। चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट से अपील। हलफनामे में जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने की कही बात। विधानसभा चुनाव का 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर असर। आईसीएसई बोर्ड करेगा कार्यक्रम में बदलाव। पहले 6 और 27 फरवरी से होनी थी परीक्षाएं। जम्मू कश्मीर के बडगांव में मुठभेड़ में मारा गया अल बद्र का आतंकी मुजफ्फर अहमद। शोपिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के घर पर भी आतंकी हमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।